वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IAS 10 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है अर्ली इनकॉर्पोरेशन और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। Early Incorporation is finalizing its accounts for the year ended 31st December 2014. The following events have arisen since the year end and the financial director has asked you to comment on the final accounts. तो ईयर एंड जो है वो हमारे पास 31 दिसंबर 2014 को जहन में रखना है हमने। उसके बाद हमें इवेंट्स दिए हुए हैं और ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन हाउ यू वुड रिस्पॉन्ड टू द मैटर्स लिस्टेड अबव, यानी हमें डिस्कशन करनी है और जहाँ पे कुछ क्वांटिफाई कर सकेंगे वो भी हम उसमें बता देंगे। तो 6 मैटर्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो फर्स्ट इशू जो हमें बताया हुआ है ईयर एंड 31 दिसंबर को जहन में रख के कि एट 31 दिसंबर 2014 ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूडेड अ फिगर ऑफ ₹250,000। तो ये पोजीशन है ईयर एंड की। इन रिस्पेक्ट ऑफ निडेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑन 8 मार्च 2015, यानी ईयर एंड के बाद, व्हेन द करंट डेट वाज 200,000, यानी 250,000 में से 50,000 हमें रिसीव हो चुके थे और 200,000 8 मार्च को भी पेंडिंग थे। तो एट दैट टाइम निडेंगे इनकॉर्पोरेशन वेंट इनटू रिसीवरशिप, यानी उसकी वाइंडिंग अप प्रोसेस टाइप इसे समझ लें। रिसीवरशिप में भी यही होता है कि आपको जो क्रेडिटर्स को पैसे मिलने होते हैं, उसी प्रोसीजर से ऑलमोस्ट। रीसेंट कॉरस्पॉन्डेंस विद रिसीवर इंडिकेट्स दैट नो डिविडेंड विल बी पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी हमें ये पूरे 200,000 जो हैं वो नहीं मिल सकेंगे। तो अब इसकी क्या सिचुएशन है? अब यहाँ पर जो बैंक्रप्सी के हालात क्यों क्रिएट हुए ये नहीं बताया हुआ, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, और ऐसे में इसको फिर एडजस्टिंग इवेंट कंसीडर किया जाएगा। तो अगर इसका हम आंसर डेवलप करते हैं तो दिस इज़ एन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि रिसीवेबल ईयर एंड पर एग्जिस्ट करता था। अब IAS 10 स्पेसिफिकली इंक्लूड करता है एग्जांपल ऑफ बैड डेट के जहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट बैंक्रप्सी रिसीव होती है ईयर एंड के बाद, एंड देयर इज नो इंडिकेशन एज टू बैंक्रप्सी अराइजिंग सोलली ड्यू टू इवेंट्स आफ्टर द ईयर एंड, यानी हमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिल रही कि बैंक्रप्सी किसी ऐसी वजह से हुई है जो ईयर एंड के बाद हुआ हो। तो हालात हो सकता है कि उनके काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहे हों और इस पॉइंट पर आके बिल्कुल ख़राब हो गए हों और उन्होंने फिर बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी हो। तो इन दिस केस निडेंगी appears to have recovered part of the debt and as such only 200,000 needs to be provided। तो यहाँ पर हम अपनी एंटिटी का नाम रखेंगे। तो 50,000 रिकवर हो गया और सिर्फ 200,000 जो बाकी हमें नहीं मिलेगा उसको हमने एडजस्ट करना है, क्योंकि ईयर एंड के बाद ये हमें कंफर्म हो गया है कि 250 में से 50 रिसीव हो जाना है और 200,000 रिसीव नहीं होना। तो जो बाद में हमें कंफर्म है कि वो रिसीव हो चुका है वो तो ऑब्वियसली अब फिर बैड डेट कंसीडर नहीं होगा। तो IFRS 15 की भी ये रिक्वायरमेंट है कि आप रेवेन्यू की फिगर में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर अनसर्टेनिटी अराइज होती है कलेक्टिबिलिटी के बारे में तो रेवेन्यू को एडजस्ट नहीं किया जाता, बल्कि अमाउंट को एक एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। दैट मे बी कॉल्ड बैड डेट एक्सपेंस। तो हमारी जो एडजस्टमेंट होगी बैड डेट डेबिट एंड रिसीवेबल्स क्रेडिट, ये एडजस्टमेंट हम पास कर देंगे। सेकेंड पार्ट है पार्ट बी कि ऑन 15 मार्च 2015 Early Incorporation sold its former head office building, Whitleywood, for ₹2.7 million. At the year end, the building was unoccupied and carried at a value of ₹3.1 million. यानी बिल्डिंग यूज़ में नहीं थी ईयर एंड पर भी, यानी बिल्डिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें कुछ फील हो रहे हैं कि वो ईयर एंड पर भी एग्जिस्ट करते थे। सो इसके आंसर को देखते हैं। It is likely that the fall in value of the property will fit the IAS 10 definition of adjusting events, as there is no indication as to impairment arising solely due to events after the year end. ईयर एंड पर भी बिल्डिंग अनऑक्युपाइड थी, यानी वो यूज़ में नहीं थी, और ईयर एंड के बाद जो सेल हो रही है लोअर वैल्यू पर, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उसकी इंपेयरमेंट ईयर एंड पर भी हो चुकी थी, सिर्फ हमें बाद में सेल करके उसकी प्राइस का सही अंदाज़ा हुआ। अनलेस, अब बात यह है कि जहां क्वेश्चन मुकम्मल क्लियर ना हो तो आपको भी दोनों ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, तो आप अल्टरनेटिव पर भी डिस्कशन कर देंगे कि अनलेस इट कैन बी आर्ग्यूड दैट अ डिक्लाइन इन द प्रॉपर्टी मार्केट अकर्ड आफ्टर द ईयर एंड। अगर आप कहते हैं जी क्लियरली ऐसा हुआ है कि प्रॉपर्टी मार्केट ईयर एंड के बाद उसमें काफ़ी जो है डिक्लाइन आया है और इस वजह से ये प्रॉपर्टी लोअर वैल्यू पर सेल हुई है, वरना अगर ईयर एंड पर जो हालात थे उस हिसाब उस टाइम पर सेल की जाती तो ये ज़्यादा वैल्यू पर सेल होती, तो फिर आप कहेंगे कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है।
तो हम वैसे जो ज़्यादा इंक्लिनेशन है वो इसकी एडजस्टिंग इवेंट की तरफ नज़र आती है, खास तौर पे इस पॉइंट की वजह से कि बिल्डिंग अनऑक्युपाइड थी ईयर एंड पर भी। IS 36 and IS 16 required to periodically review carrying amount of property plant equipment for any possible indicators for of impairment। तो ये IS 16 और 36 दोनों की रिक्वायरमेंट है, और इस बेसिस पर हम इम्पेयरमेंट लॉस अगर रिकग्नाइज करेंगे तो 400,000 का जो लॉस है, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अमाउंट्स, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट। थर्ड पार्ट है इन्वेंट्रीज एट द ईयर एंड इंक्लूडेड ₹650,000 of a new electric tricycle, the Opesne। In January 15, यानी ईयर एंड के बाद, द यूरोपीय यूनियन डिक्लेयर्ड द ट्राईसाइकिल टू बी अनसेफ एंड प्रोहिबिटेड इट फ्रॉम सेल। द डिक्लेरेशन वॉज मेड आफ्टर ड्यू प्रोसेस फॉलोड इन यूरोपियन पार्लियामेंट इन प्रीसीडिंग मंथ्स। यानी सिचुएशन जो है वो ईयर एंड से पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, ऐसा नहीं है कि टोटली जो है वो बाद में ख्याल आया यूरोपीय यूनियन को और उन्होंने जो है फिर एक लॉ बना दिया। तो काफ़ी पहले से ये डिस्कशन चल रही थी, यानी ईयर एंड पर भी जो हमारी इन्वेंट्री थी उसकी सेलेबिलिटी जो है वो डाउटफुल थी। तो ये एक इस वजह से एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। एन अल्टरनेटिव मार्केट इन बंगोलिया इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड ऑल्दो द करंट प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी कॉस्ट लेस 30%। तो एक अल्टरनेट मार्केट भी है जहाँ पे यूरोपियन रूल्स अप्लाई नहीं होते होंगे, और वहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर वहाँ पर सेल करना पड़ेगा कॉस्ट से 30% लेस पर। तो अब इसका आंसर अगर हम बनाते हैं तो IS2 की रिक्वायरमेंट है कि इन्वेंट्री को वैल्यू करें एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। इन दिस सिनेरियो अगर बंगोलिया ऑप्शन सेलेक्ट होता है तो इन्वेंट्री को 30% से राइट डाउन करना होगा, और हमें 195,000 यानी 650,000 का 30% से हम राइट डाउन रिकॉर्ड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्रीज क्रेडिट। अगर बंगोलिया ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया जाता तो क्या होगा? अगर हम बंगोलिया ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करते तो फिर तो जो भी ये स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, ये हमें स्क्रैप वैल्यू पर सेल करना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम कि हमारी स्क्रैप वैल्यू अगर ज़ीरो है तो फिर हमें पूरे 650,000 का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर कोई स्क्रैप वैल्यू हमें मिल जाती है तो क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया हुआ, अगर दिया होता तो उसको नेट करके फिर बाकी की अमाउंट को लॉस के तौर पे रिकग्नाइज कर लेते। डी पॉइंट है स्टिंगी इनकॉर्पोरेशन अ सब्सिडरी इन आउटर सोनिंग वाज नेशनलाइज्ड, यानी गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया जी उस सब्सिडरी को इन Feb 2015 ईयर एंड के बाद। द आउटर सोनिंग अथॉरिटीज़ हैव रिफ्यूज टू पे एनी कंपनसेशन, उन्होंने कहा जी कोई पैसे भी नहीं देंगे, और फैक्ट्री भी नेशनलाइज हो गई। द नेट एसेट ऑफ स्टिंगी इनकॉर्पोरेशन हैव बीन वैल्यूड एट 200,000 एट ईयर एंड। तो अब इसके दो इश्यूज हैं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कंसोलिडेशन होती है, तो वहाँ से आपका कंट्रोल लॉस हो गया, और कंट्रोल लॉस हो गया तो अब आप कंसोलिडेशन भी नहीं करेंगे इसकी। लेकिन इंडिविजुअल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी आपने इन्वेस्टमेंट को शो किया होता है, और अब वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको कुछ नहीं मिलना, तो आपका वो इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया। लेकिन ये इवेंट जो है वो क्लियरली ईयर एंड के बाद हो रहा है, और IS 10 में ये नेशनलाइजेशन या एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट को स्पेसिफिकली उन इवेंट के एग्जांपल में लिखा गया है कि अगर ये ईयर एंड के बाद होते हैं तो ये मटेरियल नॉन एडिस्टिंग इवेंट कंसीडर होंगे, तो वही हम आंसर बनाएंगे। तो अंडर IS 10 द नेशनलाइजेशन और एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट आफ्टर द ईयर एंड इज रिगार्डेड एज अ नॉन एडिस्टिंग इवेंट दैट मेयरली रिक्वायर्स डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग अ मटेरियल आइटम। तो डिस्क्लोजर हम देंगे नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट का। लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट 2015 में रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी नेक्स्ट ईयर में। 2014 जिसकी हम इस वक्त कंसीडर कर रहे हैं उसमें नहीं करेंगे, करंट ईयर में सिर्फ डिस्क्लोज होगा। इफ़ द लॉस ऑफ द सब्सिडरी रिजल्ट इन ईयरली नो लॉन्गर बीइंग अ गोइंग कंसर्न, हाँ ये एक इशू है कि हमारी सब्सिडरी अगर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी कि अगर उसके लॉस होने की वजह से हमारी अपना गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं रही, तो फिर ये एक एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के बजाय अल्टरनेटिव बेसिस पर बनेंगी और फुली एडजस्ट की जाएंगी। नेक्स्ट है फ्रीक फ्लड्स कास्ट ₹150,000 डैमेज टू द साउथ कोर्ट ब्रांच ऑफ एयरली इनकॉर्पोरेशन इन January 15, द ब्रांच वाज फुली इंश्योर्ड। तो एक तो नुकसान हुआ है, नुकसान क्लियरली ईयर एंड के बाद हुआ है और इंश्योरेंस हुई भी थी, तो एज सच पॉसिबिलिटी है कि लॉस बहुत ज़्यादा नहीं भी होगा। सो ऐसे में अगर इंश्योरेंस भी हुई भी है तो और हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियल भी कंसीडर नहीं करेंगे एंड देयर वुड बी नो इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, अगर हम कहते हैं कि जो इंश्योरेंस है वो उससे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे और जो लॉस है वो हमारे लिए मटेरियल है, देन वी वुड गिव डिस्क्लोजर ऑफ नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट। सो फुली इंश्योर्ड से जो है बेसिकली ये है
कि इसको आप डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर मटेरियल हो लॉस, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी फुल इंश्योर्ड है और सारे पैसे मिल जाएंगे तो यू कैन आल्सो से कि जी इस इवेंट को टोटली इग्नोर भी किया जा सकता है। If immaterial. So the loss caused by flood occurring in January is a non-sting event which should be disclosed if material but not adjusted. Adjustment तो इसकी बिल्कुल नहीं होनी, अगर मटेरियल होगा तो डिस्क्लोज कर देंगे, मटेरियल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। F point है, on 1st April 2015 Yearly Incorporation announced a 1-for-1 right issue। ईयर एंड के बाद जो शेयर ट्रांजेक्शन होती हैं वो डेफिनेटली मटेरियल होती हैं शेयर होल्डर्स के लिए, और ₹15 मिलियन के शेयर एंटिटी जो है वो इशू कर रही है। तो लेकिन ये क्लियरली नॉन डिस्टिंग इवेंट है क्योंकि ईयर एंड के बाद ट्रांजैक्शन हो रही है, नॉन डिस्टिंग इवेंट है, डिस्क्लोजर इसका दिया जाएगा। सो सिंपली वुड से द शेयर इशू आफ्टर द ईयर एंड नॉन डिस्टिंग इवेंट, लेकिन डिस्क्लोज किया जाएगा क्योंकि ये शेयर होल्डर्स के लिए मटीरियल है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये रिकॉर्ड हो रहा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।